हेलो एवरीवन, मैं हूं शिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के यूजीसी नेट जून 2023 शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच आर द आरबीआई नोटिफाइड डोमेस्टिक एक्रेडिटेड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ऑप्शंस हैं ब्रिकवर्क रेटिंग्स, एक्वाइट रेटिंग्स, क्रिसिल रेटिंग्स, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स और मूडीज। और यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं कि इनमें से कौन सा करेक्ट। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती हैं? वो कंपनीज होती हैं जो किसी इंडिविजुअल या किसी कंपनी को क्रेडिट रेटिंग देती हैं। ये क्रेडिट रेटिंग किस चीज की देती हैं? तो ये उस इंडिविजुअल या हम कह सकते हैं, मान लीजिए कि डेटर है अगर, तो उसने जो पैसा लिया है, जो डेट उसने लिया है, उसकी रीपेइंग एबिलिटी कैसी है, यानी कि वो अपने डेट को रीपे कर पाएगा कि नहीं या पे बैक कर पाएगा कि नहीं, और टाइम रहते जो प्रिंसिपल अमाउंट है और इंटरेस्ट अमाउंट है वो उसको पे कर पाएगा या नहीं, या कितनी उसकी एबिलिटी है उसको पे करने की, कितने चांसेस हैं कि डिफॉल्ट होगा यानी वो पेमेंट नहीं कर पाएगा। इंडिया में करंट में 7 ऐसी एजेंसीज हैं जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, एक्रेडिटेड हैं बाय आरबीआई। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का रेगुलेशन करता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी इनको रेगुलेट करता है। इसके अलावा आरबीआई और अदर इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो इसमें आती हैं। पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है द क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, शॉर्ट में से हम कहते हैं क्रिसिल। ये 1987 में इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट है इक्रा, इसका फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये इंट्रोड्यूस हुई है आपकी 1991 में। नेक्स्ट है केयर क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, ये आया है आपका 1993 में। नेक्स्ट है फिच रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। फिच रेटिंग को इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा है एक्वायर्ड रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड। और लास्ट है इन्फोमेरिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये सभी क्या हैं? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो आरबीआई ने एक्रेडिट किया है। तो वापस से अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो आप देख सकते हैं ब्रिकवर्क रेटिंग, एक्वायर्ड रेटिंग्स और क्रिसिल रेटिंग्स, ये तीनों ही क्या है? आरबीआई के थ्रू एक्रेडिटेड है। इसके अलावा स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, मूडीज और एक थर्ड है फिच रेटिंग्स, बिग 3 लार्जेस्ट सीआरए हैं और ये इंडिया की नहीं है, ये आपकी सिचुएटेड है न्यूयॉर्क में, यानी कि यूएसए में है। ये स्टैंडर्ड एंड पुअर को S&P ग्लोबल रेटिंग्स के नाम से जाना जाता है। स्टैंडर्ड एंड पुअर ये आई है ईयर 1860, मूडीज है फाउंड हुआ था 1909 में, और फिच रेटिंग्स ये फाउंड हुआ था 1914 में। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, BNC ओनली, यानी एक्वायर्ड रेटिंग्स और क्रिसिल ये दोनों आरबीआई नोटिफाइड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है। हमने ऑप्शंस में पीछे देखा कि ब्रिक वर्क भी इंक्लूडेड है। कुछ समय पहले ब्रिक वर्क को ड्रॉप कर दिया गया था, बट जुलाई 2023 से इसको वापस से इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन चूंकि पहले पूछे गए थे, इस वजह से ऑप्शंस में इनको यहाँ इंक्लूड नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में पर्पस दिया गया है, लिस्ट 2 में कमेटी का नाम दिया गया है। पर्पस है स्टडी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। दूसरा है वर्किंग ग्रुप ऑन NBFCs। थर्ड है सजेस्ट अल्टरनेट मेथड्स ऑफ लेंडिंग। और फोर्थ है एक्सपर्ट ग्रुप ऑन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स। ऑप्शन है आपके राशिद जिलानी कमेटी, सुधानी कमेटी, मालेगाम कमेटी और शेरे कमेटी। तो सबसे पहली कमेटी यहाँ पर दी गई है आपको राशिद जिलानी कमेटी, जो 1992 के टाइम फॉर्म की गई थी। राशिद जिलानी कमेटी जो फॉर्म की गई थी, 2 रिकमेंडेशंस रिलेटेड थी इसकी। पहली थी रिव्यू द इंटरनल कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एंड ऑडिट सिस्टम इन बैंक्स, और दूसरा था रिवाइज द मेथड्स ऑफ लेंडिंग। तो राशिद जिलानी कमेटी किससे रिलेटेड है? ऑप्शन सी से। दूसरा है सुधानी कमेटी, ईयर है इसका 1994। इसमें भी 2 रिकमेंडेशंस थी। तो 2 रिकमेंडेशन सुधानी कमेटी की है, प्रमोशन ऑफ NRI इन्वेस्टमेंट इन इंडिया
और दूसरा है वाइडनिंग एंड डीपनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सोधानी कमेटी ने टोटल 33 रिकमेंडेशंस दी थी, जिन रिकमेंडेशंस में से 25 रिकमेंडेशंस को आरबीआई ने एक्शन में लिया था। तो सोधानी कमेटी किससे रिलेटेड हो गई आपकी? एक्सपर्ट ग्रुप ऑन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। थर्ड है मालेगाम कमेटी। मालेगाम कमेटी एक वर्किंग ग्रुप था जिसके चेयरमैन थे वाई.एच. मालेगाम। ये कमेटी बनाई गई थी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो कि एनबीएफसी से एसोसिएटेड थे उनके लिए, उनके रेगुलेशंस के लिए। तो यहाँ पर देखिए आपका वर्किंग ग्रुप ऑफ एनबीएफसीज जो दिया हुआ है बी, ये किससे एसोसिएटेड है? मालेगाम कमेटी से। फोर्थ है शेरे कमेटी। शेरे कमेटी बनाई गई थी टू स्टडी ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर्स। तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर से एसोसिएटेड है शेरे कमेटी। तो देखिए ए का फोर्थ होगा, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड, यानी यहां पर आप देख सकते हैं ऑप्शन फोर्थ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग रीजनल रूरल बैंक्स? ऑप्शंस हैं आरआरबी एक्ट 1976, आरआरबी एक्ट 1966, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1989, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 या फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो देखिए आरआरबीज को गवर्न करने वाला जो लीगल फ्रेमवर्क है वो है पहला आरआरबी एक्ट 1976 और दूसरा है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। आरआरबीज को एस्टैब्लिश किया गया है ताकि जो रूरल इकोनॉमी है उसको क्रेडिट फैसिलिटीज और अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके, ताकि जो भी फार्मर्स हैं या स्मॉल लेबरर्स हैं, स्मॉल बिजनेसमैन हैं, उनको बेनिफिट्स दिए जा सके उनकी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में। जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज, जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज वो परफॉर्म करते हैं उसमें उनकी हेल्प करने के लिए एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, इनको रूरल इकोनॉमी में डेवलप करने के लिए आरआरबीज को सेटअप किया गया है। दूसरा है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसको ध्यान रखिएगा, ये पूरे इंडिया में ये अप्लाई होता है। इट वॉज इन्फोर्स्ड ऑन 16 मार्च 1949, 16 मार्च 1949 को इसको इन्फोर्स किया गया था। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट स्पेसिफाई करता है कि बैंक्स को किस तरीके से ऑपरेट करना है, किस तरीके की बिजनेसेस में बैंक इन्वॉल्व होंगे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्वालिफिकेशन क्या होगी, ये भी आपका जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है ये डिफाइन करता है। इसके अलावा मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होगी और कितनी सब्सिडियरीज को रखा जा सकता है, ये सभी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बताता है। इसके अलावा बैंकिंग ऑपरेशंस को सस्पेंड करने के लिए, यानी कब बैंकिंग ऑपरेशंस को रोका जाएगा, वाइंडिंग अप किस तरीके से किया जाएगा, ये सभी चीजें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बताता है। इसके अलावा ये आरबीआई को भी कंट्रोल देता है बैंक्स के एडमिनिस्ट्रेशन का। इसके अलावा आप करंट सिचुएशन में याद रख सकते हैं कि अमेंडमेंट हो चुका है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, बीआर एक्ट का अमेंडमेंट हो चुका है और अमेंडमेंट करने के बाद ये एक्ट है आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2020। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ करेक्ट होगा, ए एंड डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमिटी हैड रेकमेंडेड अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑफ रिफॉर्म इन इंश्योरेंस सेक्टर? ऑप्शंस है घोष कमेटी, सोधानी कमेटी, मल्होत्रा कमेटी या फिर कालिया कमेटी। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है घोष कमेटी 1993। फ्रॉड्स और माल प्रैक्टिसेस जो हैं बैंक्स में उनको किस तरीके से सही किया जा सकता है, उनको कैसे हम ढूंढ सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं, इन सब से रिलेटेड जो रेकमेंडेशन है ये दिया था घोष कमेटी ने। चेयरमैन थे, उनका नाम है श्री ए घोष। दूसरी है सोधानी कमेटी, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात किया कि इसने 2 रिकमेंडेशंस दिए थे। पहला रिकमेंडेशन था प्रमोशन ऑफ एनआरआई इन्वेस्टमेंट इन इंडिया और दूसरा था वाइडनिंग एंड डीपनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। थर्ड है मल्होत्रा कमेटी। ये कमेटी एसोसिएटेड है विद रिफॉर्म्स इन इंश्योरेंस सेक्टर। तो मल्होत्रा कमेटी जो है ये इसलिए बनाई गई थी, या जो इसने रिकमेंडेशंस दिए थे वो दिया है इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड,
किस लिए दिए गए थे? ताकि पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके और साथ ही साथ जो ये इंडस्ट्री है इंश्योरेंस की, इसकी ग्रोथ हो सके। इसके लिए मल्होत्रा कमेटी ने रिकमेंडेशंस दिए थे। 1991 में गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम चलाया था। 1993 में कमेटी बनाई गई थी फॉर रिफॉर्म्स इन इंश्योरेंस सेक्टर, हेडेड बाय मिस्टर आर.एन. मल्होत्रा, जो कि रिटायर्ड गवर्नर थे आरबीआई के। इन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स करने के लिए। 1994 में मल्होत्रा कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दिए थे सभी चीज़ों को स्टडी करने के बाद। क्या क्या रिकमेंडेशंस इन्होंने दिए थे? पहला, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को अलाउ किया जाए इंश्योरेंस सेक्टर में, ताकि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको प्रमोट किया जा सके। इसके अलावा फॉरेन प्रमोटर्स को अलाउ किया गया। एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी बनाया जाए जो पार्लियामेंट को आंसरेबल हो। तो मल्होत्रा कमेटी ने इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म करने के लिए, इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स करने के लिए रिकमेंडेशंस दिए थे। और लास्ट स्टेप की कालिया कमेटी। कालिया कमेटी ने रिकमेंडेशंस दिए हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम के लिए। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके, इसके लिए इन्होंने रिकमेंडेशंस दिए थे। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ध्यान रखिएगा, रेगुलेट करता है नबार्ड। यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मल्होत्रा कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फुल्ली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ आरबीआई? आरबीआई का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का सेंट्रल बैंक है। ऑप्शंस हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, या फिर इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलीड सर्विसेज। तो देखिए, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट है, आरबीआई जो है इसका एक स्पॉन्सर बैंक है। ये फुल्ली ओन्ड सब्सिडियरी नहीं है, बल्कि आरबीआई अदर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ इसका स्पॉन्सर बैंक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, इसमें क्या है, आरबीआई एक मेंबर है along with other banks and financial institutions। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस, इसका जो है आरबीआई एक काउंसिल मेंबर है। और जो लास्ट ऑप्शन दिया है इफ्टास, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये आरबीआई की फुल्ली ओन्ड सब्सिडियरी है। कुछ और भी फुल्ली ओन्ड सब्सिडियरीज हैं। पहली है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, DICGC, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, BRBNMPL, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, रिबिट। नेक्स्ट है इफ्टास, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, और रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, RBIH। ये सभी क्या हैं, फुल्ली ओन्ड सब्सिडियरीज हैं आरबीआई की। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इफ्टास, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, ये जो है फुल्ली ओन्ड सब्सिडियरी है आरबीआई की। ये आईटी रिलेटेड सर्विसेज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है टू आरबीआई एंड अदर बैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बीओपी अकाउंट्स changes in holding of gold and foreign currencies by official monetary institutions are accounted for? करंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में, या फिर फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट में। तो सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? ये एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है। ये रिकॉर्ड करता है एक कंट्री के जो अदर कंट्रीज है उनसे जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं एक कंट्री के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक कंट्री का जो बाकी और फॉरेन कंट्रीज हैं उनसे जो जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनका जो अकाउंट है, ये क्या कहलाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक तरह से हम कह सकते हैं ये क्या है? समरी है ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। इसमें सभी चीजें आ जाएंगी। विजिबल आइटम्स जैसे कि गुड्स, जो विजिबल आइटम्स हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। इसके अलावा आपके इनविजिबल आइटम्स यानी कि सर्विसेज जिनको हम टच नहीं कर सकते या जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इसके अलावा यूनिलेटरल ट्रांसफर,
यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब है कि आप कोई फॉरेन एड अगर किसी को देते हो तो वो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में गिना जाएगा। इसके अलावा लास्ट है कैपिटल ट्रांसफर्स। कैपिटल ट्रांसफर्स का मतलब है जो कैपिटल एसेट्स हैं, जैसे कि लैंड हो गए, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, इन सब से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें कैपिटल एसेट की ओनरशिप या टाइटल को ट्रांसफर किया जा रहा हो, ये सभी क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड किए जाते हैं। बीओपी के 3 कंपोनेंट्स हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट को अगर हम चाहते हैं कि ये बैलेंस्ड रहे, बैलेंस्ड बीओपी रहे, तो ये तभी पॉसिबल है जब फॉरेक्स, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, इनकी जो पेमेंट है और रिसीप्ट है, फॉरेक्स की पेमेंट और रिसीप्ट्स अगर ये इक्वल हैं तो हम कहेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस्ड है। अगर रिसीप्ट ज्यादा है पेमेंट से तो सरप्लस की सिचुएशन होगी, और अगर पेमेंट ज्यादा है रिसीप्ट से तो वो डेफिसिट की सिचुएशन होगी। अब कंपोनेंट्स की बात करें तो 3 कंपोनेंट्स हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या रिकॉर्ड किया जाता है, तो जितने भी एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इन्वेस्टमेंट, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इंटरनेशनली हो रहे हैं, टेंजिबल गुड्स के, जो इनटेंजिबल आइटम्स हैं यानी कि सर्विसेज, गुड्स की और जो सर्विसेज हैं जैसे कि लीगल सर्विसेज या रॉयल्टीज मिलना हो गया, इन सभी का जो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट्स इनमें होगा वो हम किस में दिखाते हैं, करंट अकाउंट में दिखाते हैं। प्लस करंट अकाउंट में जो यूनिलेटरल ट्रांसफर है, यूनिलेटरल ट्रांसफर जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमने किसी को फॉरेन एड दिया, यानी एक ही तरफ से अगर पेमेंट हो रही है तो उसको भी हम कहाँ इंक्लूड करते हैं, करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल ट्रांसफर्स, जैसे कि मान लीजिए कि फिक्स्ड एसेट्स हैं, इनको परचेज किया गया या सेल किया गया, वो हम कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। इसके अलावा अगर एफडीआई हो रहा है तो उसको हम इसमें दिखाएंगे। ये सभी चीजें हम किस में दिखा रहे हैं, कैपिटल अकाउंट में। थर्ड है द ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ये क्या रिकॉर्ड करता है, तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट रिकॉर्ड करता है जो भी ऑफिशियल एसेट्स हैं जो किसी कंट्री की सेंट्रल बैंक के पास होते हैं। किसी कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास जो ऑफिशियल एसेट्स हैं उनके अमाउंट में जब चेंज होता है तो वो रिकॉर्ड किया जाता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड हो गए, फॉरेन करेंसीज हो गई, या फिर स्पेशल ड्राइंग राइट्स हो गए, ये सभी से रिलेटेड इनके अमाउंट में जब कोई चेंज होता है तो वो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट में। और लास्ट दिया हुआ है आपको इसमें फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट। तो फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट क्या होता है, एक मल्टी करेंसी अकाउंट होता है जिसमें एक अकाउंट होल्डर अलग अलग करेंसीज में पेमेंट्स रिसीव कर सकता है और सेंड कर सकता है। तो बीओपी के जो कंपोनेंट्स हैं वो आपके करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट है। हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बीओपी अकाउंट चेंजेस इन होल्डिंग ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन करेंसीज बाय ऑफिशियल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस आर अकाउंटेड फॉर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट में जो सेंट्रल बैंक के पास ऑफिशियल एसेट्स हैं, गोल्ड, फॉरेन करेंसीज, इनके फॉर्म में अगर इनमें कोई चेंजेस होता है तो हम इसको कहाँ दिखाते हैं, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग सेक्टर स्प्रेड इज डिफाइंड एज अ फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, फॉरेक्स, नेट इंटरेस्ट इनकम, रेट सेंसिटिव एसेट्स, एसेट्स रेशियो या फिर लीवरेज रेशियो। तो देखिए स्प्रेड में दो चीजें इंक्लूड की जाएंगी, नेट इंटरेस्ट इनकम और एसेट्स रेशियो। तो स्प्रेड क्या है, इंटरेस्ट पेड बाय बोरोवर एंड द रेट बैंक पेज टू डिपॉजिटर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए दो लोग हैं, मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने क्या किया कि बैंक से लोन लिया और मिस्टर बी ने क्या किया, कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया बैंक में। तो मिस्टर ए क्या करेंगे, उन्होंने लोन लिया है तो वो इंटरेस्ट को पेमेंट करेंगे बैंक को, और मिस्टर बी ने डिपॉजिट किया है तो बैंक इनको इंटरेस्ट देगा। तो इसके बीच का जो डिफरेंस होगा, यानी मिस्टर ए जो पे करेंगे और मिस्टर बी जो रिसीव करेंगे, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है इसको स्प्रेड कहा जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम कितनी हुई,
कितना उसको रिसीव हुआ और कितना उसने पे किया, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको स्प्रेड कहा जाता है। ये बेसिकली बैंक के प्रॉफिट मार्जिन को बताता है, यानी कि वो रेशियो जितने पे मनी रिसीव होता है बैंक को और जितना वो पे आउट करता है उसको हम बैंक स्प्रेड कहते हैं। तो यहाँ पर दो ऑप्शंस होंगे, ऑप्शन बी नेट इंटरेस्ट इनकम और एसेट्स रेशियो। तो यहाँ पर देखिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, बी एंड डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय। ऑप्शन है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, थर्ड है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो देखिए सबसे पहले जान लेते हैं म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। नॉलेजेबल फंड मैनेजर होता है जो कि इनको रन करता है। और म्यूचुअल फंड्स क्या है, एग्रीगेट है मनी के जो कई सारे इन्वेस्टर्स से लिए जाते हैं। कई सारे इन्वेस्टर्स से मनी को पूल किया जाता है। मनी इज पूल्ड फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टर्स और उसके बाद उसको इन्वेस्ट किया जाता है वेरियस पोर्टफोलियोज में, जैसे कि स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में और अदर सिक्योरिटीज में ऑन द बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड यूनिट्स मिलती हैं और ये यूनिट्स मिलती है एनएवी पे, यानी कि नेट एसेट वैल्यू पे। नेट एसेट वैल्यू को आप समझ सकते हैं शेयर प्राइस की तरह। मान लीजिए मिस्टर ए हैं, वो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जो नेट एसेट वैल्यू है ये है ₹20। तो इनको कितने यूनिट्स रिसीव होंगे, ये हो जाएगा आपका 2 लाख डिवाइडेड बाय 20, यानी कि इनको रिसीव होंगे टोटल 10,000 यूनिट्स। इसके अलावा अगर हम बात करें कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को इंडिया में रेगुलेट कौन करता है, तो इंडिया में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज रेगुलेट होती हैं बाय सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी। और ये ध्यान रखती है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो सेबी म्यूचुअल फंड्स को बनाने और उनको इन्फोर्स करने से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं उनको बनाती है। सेबी की अगर हम एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 12 अप्रैल 1988 में एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह बनाया गया था। बाद में इसे एस्टैब्लिश किया गया एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी इन द ईयर 1992। एक्ट है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 जो कि इन्फोर्स हुआ बाय जनवरी 30, 1992। तो वापस से हम अपने क्वेश्चन पर आए, म्यूचुअल फंड्स को कौन रेगुलेट करता है इंडिया में, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सेबी, यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक यूरो करेंसी मार्केट। पहला, द यूरो करेंसी मार्केट डज नॉट हैव ज्योग्राफिकल लिमिट्स। दूसरा है, द यूरो करेंसी मार्केट इज अनरेगुलेटेड। थर्ड है, द यूरो करेंसी मार्केट डज नॉट हैव डिपॉजिट इंश्योरेंस। फोर्थ है, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मैक्सिमम इंटरेस्ट पेबल और चार्जेबल। और लास्ट है, द यूरो करेंसी मार्केट डज नॉट अट्रैक्ट CRR एंड SLR रेस्ट्रिक्शंस। इन ऑप्शंस में से हमें बताना है कि यूरो करेंसी मार्केट का कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है। यानी यूरो करेंसी का क्या मतलब है, करेंसी डिपॉजिटेड इन फॉरेन बैंक आउटसाइड द होम कंट्री। फॉरेन कंट्री है, अगर उसमें कोई करेंसी हम एज अ डिपॉजिट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, यूरो करेंसी कहते हैं। यहाँ पे यूरो शब्द का मतलब ये नहीं है यूरोप से एसोसिएटेड नहीं है, यहाँ पर एक जनरल टर्म की तरह ये अप्लाई होती है। जितनी भी करेंसीज हैं, अगर जिस कंट्री में हम रहते हैं हमारी होम करेंसी के बाहर जो कंट्री है वहाँ पर अगर हम कोई डिपॉजिट करते हैं तो उस करेंसी को हम क्या कहते हैं, यूरो करेंसी कहते हैं। यूरो करेंसी मार्केट क्या है, एक मनी मार्केट है। यूरो करेंसी मार्केट को एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज किया जाता है ड्यू टू लो इंटरेस्ट रेट्स, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो नहीं होती हैं, टैक्स लॉज वगैरह अप्लाई नहीं होते हैं, इस रीजन से इनको यूज किया जाता है। यूजर्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो जैसे इंडिविजुअल हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, कोई नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं, कमर्शियल बैंक्स हो सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सभी इनके यूजर्स हो सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला है फ्री फ्रॉम फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस, कोई भी फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, कोई रिजर्व रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके अलावा यूरो करेंसी मार्केट क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है जिसकी मैच्योरिटी 1 दिन से 1 साल तक की हो सकती है।
तो ये सभी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है यूरो करेंसी मार्केट की। इसके अलावा क्वेश्चंस पे अगर हम देखें तो यूरो करेंसी मार्केट पे कोई ज्योग्राफिकल लिमिट नहीं अप्लाई होती है। इसके अलावा कोई डिपॉजिट इंश्योरेंस नहीं होता है। प्लस अभी हम लोगों ने देखा कि कोई रिजर्व रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी कि सीआरआर और एसएलआर से रिलेटेड जो रिस्ट्रिक्शंस है ये आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर देखिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, ई, सी एंड ए ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट सीक्वेंस द स्टेप्स टेकन टू डेवलप मनी मार्केट इन इंडिया। ऑप्शंस है इंट्रोडक्शन टू इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, इंट्रोडक्शन टू कमर्शियल पेपर, introduction of ways and means advances WMA linked to bank rate, introduction of liquidity adjustment facility, implementation of RTGS real time gross settlements। हमको सीक्वेंस में लगाना है कि इंडिया में मनी मार्केट को डेवलप करने के लिए सीक्वेंस में कब कब कौन कौन से मेजर्स को या स्टेप्स को लिया गया था। तो देखिए ईयर वाइज इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल पेपर्स, ये हुआ था इन द ईयर 1990। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ वेज एंड मीन्स एडवांसेस WMA लिंक्ड टू बैंक रेट, ये आया आपका 1997 में। थर्ड है LAF इंट्रोडक्शन टू लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये है इन द ईयर 1998। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू इंटरेस्ट रेट स्वॉप्स, ये हो गया आपका इन द ईयर 1999। और लास्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जो कि लेटेस्ट है इन द ईयर 2004। तो इसको आरबीआई ने अनाउंस किया था 27 मार्च 1989 में। रेकमेंडेशन थी वघुल वर्किंग ग्रुप की। जो कमर्शियल पेपर एक शॉर्ट टर्म मनी इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मैच्योरिटी 7 दिन से 1 साल तक की होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ वेज एंड मींस एडवांसेस लिंक्ड टू बैंक रेट यानी कि WMA, गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स हैं इनके बीच में जो मिसमैच होता है उसको सही करने के लिए या उसको मीट करने के लिए WMA को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है वो आरबीआई से अगर उसको कैश की ज़रूरत है तो वो इमीडिएटली कैश को ले सकती है, लेकिन 90 दिन के अंदर अंदर उनको कैश को वापस करना होता है, और अगर वापस नहीं करते हैं तो फिर उसको उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी कि LAF, ये आपका 1998 में आया था। ये एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जिसके थ्रू बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी कितनी रखनी है, कितनी लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करनी है, निकालनी है, ये देखा जाता है। जो LAF है इसका जो रिकमेंडेशन है वो दिया था नरसिम्हम कमेटी ने। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट स्वॉप्स। स्वॉप्स में देखिए 2 पार्टीज होती हैं, इनके बीच में एग्रीमेंट रहता है। एक पार्टी A है, दूसरी पार्टी B है। ये दोनों क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रॉमिस करती हैं कि A B को कुछ पेमेंट्स करेंगे। कब करेंगे, जब B से उनको कुछ पेमेंट रिसीव होगा, यानी आपस में ये दोनों एग्रीमेंट करते हैं जो मनी होती है उसको पे और रिसीव करने का। स्वॉप्स कई तरीके का हो सकता है, इंटरेस्ट रेट स्वॉप, कमोडिटी स्वॉप, करेंसी स्वॉप। यहाँ पर बात की जा रही है इंटरेस्ट रेट स्वैप की। तो 1999 में इंटरेस्ट रेट स्वैप को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें जो एक्सचेंज या स्वैप हो रहा है, जो अग्रीमेंट हो रहा है वो किससे रिलेटेड है, इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड होता है। लास्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी कि RTGS, ये आया था मार्च 26, 2004 में। RTGS का मतलब क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें रियल टाइम में सेटलमेंट्स किया जाता है। सेटलमेंट्स का मतलब है कि जो फंड ट्रांसफर होते हैं वो रियल टाइम में किए जाते हैं। रियल टाइम में फंड ट्रांसफर होते हैं इंडिविजुअली, यानी कि यहाँ पर ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन आता है वैसे वैसे सेटलमेंट किया जाता है। नेटिंग का, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक स्लॉट में पूरे जब ट्रांजैक्शंस हो जाएंगे उसके बाद ट्रांसफर किया जाएगा। रियल टाइम में जैसे ही फंड ट्रांसफर की रिक्वेस्ट आएगी वैसे ही सेटलमेंट किया जाएगा। इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा RTGS के केस में कि 14 दिसंबर 2020 से RTGS 24/7
इंटू 365 डेज अवेलेबल है, यानी कि 24 घंटा हफ्ते के 7 दिन पूरे साल जो आरटीजीएस है इसकी फैसिलिटी अवेलेबल है फ्रॉम December 14, 2020। तो आरटीजीएस में लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शन्स होते हैं और जो मिनिमम अमाउंट होता है वो होता है ₹2 लाख और अपर की कोई भी सीलिंग या लिमिट नहीं है। मिनिमम 2 लाख का ट्रांजेक्शन, 2 लाख का अमाउंट होना चाहिए आरटीजीएस करने के लिए। तो यहाँ देखिए हम लोगों ने इसको लगाया है सीक्वेंस में। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका कमर्शियल पेपर, इंट्रोडक्शन टू कमर्शियल पेपर्स, फिर आपका आ जाएगा WMA, फिर है आपका LAF, उसके बाद है आपका स्वैप्स और लास्ट में आएगा आपका आरटीजीएस। यानी सबसे पहले है ऑप्शन बी, फिर सी, फिर डी, फिर ए, तब ई, यानी कि यहां पर देखिए ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। अगर आप हमारे लेक्चर्स की फ्री PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी या फिर इस QR कोड को स्कैन करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के UGC नेट जून 2023 शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चंस। होपफुली ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।